हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी। और जो हमारी जूनियर की वैकेंसीज़ की सीरीज़ चल रही है उसी का थर्ड पार्ट है आज। जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इससे पहले के 2 लेक्चर्स देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। एक एक कमेंट पर जो है मैंने जवाब दिया है। जिन लोगों ने पूछा मैम आपका वीडियो कब आएगा, तो वीडियो जो है वो अभी आया है। जैसे ही समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आप लोगों को नोट्स जो है बनाइए। कल मैंने आपको एंग्लो नॉर्मन एज से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो नॉर्मन एज से मिडल एजेस तक बताया था। और उसके बाद उसमें मैंने आपको विलियम लैंगलैंड के बारे में और जेफरे ऑफ मैनमाउथ के बारे में, इन जॉन गॉवर के बारे में, ये सब मैंने आपको बताया था। इससे आगे का पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे। हालांकि ये भी थोड़ा सा लेंदी पार्ट है क्योंकि आज हम इसमें चौसर को कवर करेंगे। तो चौसर के कुछ वर्क्स आज कवर करेंगे, थोड़े से कल करेंगे, क्योंकि मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि आई शुड गिव क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एंड आई नो यू विल लाइक इट, अगर आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पे जो है वो टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिलेंगे, मगर 2 दिन बाद, क्योंकि हमें उसको उस पर अपलोड करना होगा। तो 2 दिन बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हैंड रिटन नोट्स, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे निकलवा सकते हैं, पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए, कोई किसमें से पढ़ें। तो एक शुरुआत करने के लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए आप आगे की बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ चौसर के बारे में जानते हैं कि एज ऑफ चौसर क्या थी। चौसर, Age of Chaucer, the age of transition. It was the age of transition. Transition का मतलब क्या होता है? एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये एज जो चौसर की एज थी बहुत ही अनरेस्ट की, बहुत ही अफरा तफरी और ट्रांजिशन की एज थी, क्योंकि इसमें मध्यकालीन युग जो है वो सिमट रहा था और नई चीज़ें जो हैं वो सामने, नई डिस्कवरीज, नई थिंग, मॉडर्निज्म जो है वो मध्यकालीन युग की जगह जो है वो ले रहा था। विक्लीफ और उसके फॉलोअर्स चर्च में फैले हुए करप्शन के अगेंस्ट थे। यही जो मूवमेंट आगे चल के प्रोटेस्टेंटिज्म के रूप में जाना गया। ये एज 100 ईयर्स वॉर की एज है। 100 ईयर वॉर्स किसके बीच में लड़ा गया, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि 100 ईयर वॉर क्या था। इस एज चौसर, देखिए आप चौसर की एज को ये मानिए कि 1343 से 1453 तक। हालांकि ये नहीं पता किसी को कि चौसर का जन्म जो है वो कब हुआ। 1340 से 43 के बीच में माना जाता है और 1400 में उसकी मृत्यु हुई। इस एज में बहुत से ऐसी परिवर्तन हुए जो परिवर्तन हमें उस समय के लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन का युग था। मध्यकालीन युग से मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे थे। चर्च में व्याप्त करप्शन को विक्लीफ और उसके फॉलोअर्स जो हैं उसका विरोध कर रहे थे। यही विरोध आगे चल के प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो बना। प्रोटेस्टेंट्स जो थे, जो चर्च के में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इसके अलावा और मैं अब आपको ये बताऊं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। एक जिसे कहना चाहिए, एक वर्किंग क्लास जो है वो उभर कर आई। ये एरा जो है वो ट्रांजिशन का एरा था। अभी सब चीज़ मैं लिख दूंगी इस पर। अब आप देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। इस समय पे एडवर्ड थर्ड ने 100 साल का, मतलब नियर अबाउट 100 ईयर्स का बोलते, उससे ज़्यादा का ही वॉर है।
100 साल का वॉर जो कि 1337 से 1453 तक जो है वो लड़ा गया। उस 100 ईयर वॉर में एडवर्ड थर्ड ने जो है फ्रांस के और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट था, जिसमें एडवर्ड थर्ड का साथ दिया उसके बेटे ब्लैक प्रिंस ने। और अंततः इस मतलब ये वॉर होता रहा, चलता रहा, बंद होता रहा, अंततः फ्रांस की ही विजय हुई थी। इस वॉर से और क्या क्या चीज़ें हुई, चौसर जिस समय में पैदा हुआ वो एज जो है वॉर थे। उस समय पे ब्लैक डेथ, अगर आप लोगों ने ये नाम सुना हो, ब्लैक डेथ क्या था? एक प्रकार का ब्यूबोनिक प्लेग था, चूहों से फैलने वाली बीमारी जो 1348 से 50 तक जो है रही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है वो अकर्ड हुई, कई बार जो है वो दोबारा आई। इसके बाद सूखा पड़ा और बहुत से लोग, अब आपको पता है इसका सबसे जो हास्यास्पद पहलू ये है, नियर अबाउट 2 मिलियन पीपल डाइड। बहुत से लोग इसमें मारे गए और आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्लर्जीमैन डाइड, यानी कि जो पादरी और चर्च में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसमें हास्यास्पद बात क्या है? इसमें हास्यास्पद बात ये है कि जब प्लेग की वजह से इतने ज़्यादा लोग मारे गए, तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको पावर मिल गई, उनको बिठा दिया गया क्लर्जी के मैन के रूप में। अपने आप को वो भगवान का मैसेंजर समझने लगे। उनको ये लगने लगा कि वो जो कह देंगे लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे, और इस चीज़ से चर्च में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। जितने भी क्लर्जी थे वो केवल अपनी विलासिता के लिए जी रहे थे, और इसीलिए विक्लीफ और उसके फॉलोअर्स ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। माना मैंने ये पॉइंट आपको पहले बता दिया, लेकिन इसका संबंध जो है वो ब्लैक डेथ से है कि ब्लैक डेथ में इतने सारे लोग मर गए तो क्या करते भाई, किसी को तो बनाते ना। तो उनको बना दिया और दे यूज टू लिव अ वेरी रॉयल लाइफ, और उस लाइफ का खमियाजा भुगतना पड़ रहा था बेचारे लोगों को। इसके अलावा वो जो करप्शन ऑफ द चर्च बताया मैंने आपको और विक्लीफ ने उसके, इसके अलावा बेचारे लोगों के ऊपर ना चैन नहीं था। एक आपने सुना होगा कि द पीजेंट्स रिवोल्ट, ये जो पीजेंट्स रिवोल्ट है, अब ये क्यों आया पीजेंट्स रिवोल्ट, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये रिचर्ड सेकेंड जो कि ब्लैक प्रिंस, जो कि एडवर्ड थर्ड का बेटा था, उसका बेटा था रिचर्ड सेकेंड। हिज बहुत ही ज़्यादा टायरेनिकल जो है वो राजा था। वैसे ही 100 ईयर वॉर की वजह से जनता त्रस्त थी, और इसने एक और टैक्स जो है वो लगा दिया। इसने थर्ड पोल टैक्स जो है वो लगाया कि जितने भी 15 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें एक एक शिलिंग देना होगा। तो 7 जून 1381 में वॉट टाइलर ने रिबेलियन जो है वो स्टार्ट करी, और ये जो रिबेलियन है 14 को उसकी मांगे मान भी ली गई, और 15 जून को वॉट टाइलर को ही जो है वो मार दिया गया, और पीजेंट्स रिवोल्ट भी उसी के साथ जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगी, और इसके बाद चौसर के बारे में थोड़ा सा बता पाऊंगी, बाकी का कल जो है आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए। द एज ऑफ ट्रांजिशन है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इन्हें मिटा मिटा के जो है मुझे करना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ ही। एज ऑफ ट्रांजिशन, medievalism was departing, and modernism was developing slowly. Middle class
and working class were growing rapidly. Growth of national sentiment. Growth of national sentiment. The beginning of Hundred Years' War. England was at war with France and Scotland. ये वॉर कब से कब तक चला? ये वॉर चला है 1337 टू 1453, 100 ईयर वॉर कहते हैं जिसे, और जिसका जो विजेता था वो फ्रांस था। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, ये देखिए एज ऑफ ट्रांजिशन मैंने आपको बताया। अब ब्लैक डेथ के बारे में मुझे आपको बताना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग 1348। अब आपको इसको जगह जगह अलग अलग दिखेगा, 1348 टू 50। ये एक मिनट, ये नियर अबाउट 2 मिलियन पीपल डाइड। क्या इफेक्ट हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ, एक्सक्यूज मी, नियरली 4 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन पीपल डाइड। लोगों ने अपनी जो है पीजेंट्स ने अपनी वेजेस बढ़ा दी। 40% ऑफ द प्रीस्ट डाइड। और जो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक डेथ की वजह से 40% के अराउंड प्रीस्ट की मृत्यु हो गई। और वही मैंने जो हास्यास्पद आपको तथ्य बताया था, आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए हास्यास्पद तथ्य जो मैंने आपको बताया था, और उसको ही मैं आगे लिखूंगी। ब्लैक डेथ का डेट काफ़ी जो है, ब्लैक डेथ क्या थी, और इसके बारे में भी आपको मैं एक बताती हूँ कि ब्लैक डेथ जो है ये बार बार आई है। ये इट रीअपियर्ड इन 1362, 67 एंड 70। अब इसके बाद आपको ब्लैक 1362, 67, 70, फिर इसके बाद क्या हुआ ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये ब्लैक डेथ है, और उसके बाद the peasants revolt। 1381, Richard II, the most tyrannical king, रिचर्ड सेकेंड जो कि एडवर्ड थर्ड का बेटा था। रिचर्ड सेकेंड नहीं, एडवर्ड थर्ड का बेटा था। एडवर्ड थर्ड का बेटा ब्लैक प्रिंस, जिसने एडवर्ड थर्ड को क्रेसी में विक्ट्री दिलवाने में मदद करी थी ब्लैक प्रिंस ने, उसका बेटा था रिचर्ड सेकेंड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टायरेनिकल तानाशाह राजा था। रिचर्ड सेकेंड ही इम्पोज्ड द थर्ड poll tax, that is every person above 15 had to give a shilling. This created a stir। हर 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक शिलिंग देना होता था, जिससे उसमें लोगों के बीच में ये एक रिवोल्ट की भावना आई। लोगों ने रिवोल्ट जो है वो शुरू किया, और इस रिबेलियन को ज्वाइन करा वॉट टाइलर ने।
7 जून को वॉट टाइलर ने ज्वाइन किया. 7 जून वॉट टाइलर joined the rebellion. On 14th June, all the demands. 14 जून को he met with the king, and the demands, and the king got agreed to his demands. किंग ने डिमांड्स को मान भी लिया. एंड चूंकि लेकिन डिमांड्स को मानने के बाद एक दूसरी तरीके का विद्रोह जो है वो शुरू हो गया. तो 15 जून को वॉट टाइलर वॉज किल्ड. तो वॉट टाइलर के मरने के साथ ही ये रिवोल्ट भी अपने आप ही जो है वो ख़त्म हो गया. तो ये पीजेंट्स रिवोल्ट जो है वो किस चीज़ का जो है किस चीज़ का एक फल था वो आप ये देखिए कि एडवर्ड थर्ड के बाद उसका बेटा ब्लैक प्रिंस का बेटा रिचर्ड सेकंड, और रिचर्ड सेकंड एक बहुत ही तानाशाह जो राजा था. तो एक बार इसको फिर से बता देती हूँ कि ये एज एक ट्रांजिशन की एज थी. जिस समय चौसर का जन्म हुआ और जिस समय चौसर एक कुछ समझने लायक हुआ, उस समय जो ये एज थी इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन जो है वो हो रहे थे. और इन्हीं परिवर्तनों को मद्देनज़र रखते हुए हम वर्क्स को भी इसके बारे में जो है वो जानेंगे, इसके वर्क्स के बारे में. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. पीजेंट्स रिवोल्ट कब हुआ था, ब्लैक डेथ कब आई थी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीजेंट्स रिवोल्ट के बाद अब मुझे आपको लेना है करप्शन ऑफ द चर्च. जो अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं ले रही हूं, करप्शन ऑफ द चर्च. द नेक्स्ट वन इज, जो मुझे आपको बताना है, करप्शन इन द चर्च. मैंने आपको बताया था कि ब्लैक डेथ के बाद बहुत से प्रीस्ट जो है वो मारे गए. कम पढ़े लिखे लोगों को प्रीस्ट बना दिया गया. उनके प्रीस्ट बनने से वो वर्ल्डली प्लेजर्स में उन्होंने अपने आप को डुबो दिया. और करप्शन इन द चर्च, ये चर्च में हर तरीके का करप्शन जो है वो फैलने लगा. इस चर्च के खिलाफ जो आवाज़ उठाई वो उठाई मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड विक्लीफ ने. मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लीफ raised his voice against the corruption. बहुत से this sown the seeds of Protestantism. जो आप जानते हैं, जो चर्च के अगेंस्ट उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है. दिस सोड द सीड्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म. द फॉलोअर्स ऑफ विक्लीफ वर कॉल्ड लॉलार्ड्स. देखिए, लॉलार्ड्स मतलब चैंटिंग ऑफ बीट्स.
और ये जो है विक्लीफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी चर्च में व्याप्त करप्शन के खिलाफ, एंड इट वॉज ही हु ट्रांसलेटेड द बाइबल, जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइबल को ट्रांसलेट करने में और चर्च में रिफॉर्मेशन लाने में आखिर क्या संबंध है, तो मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि जब कोई भी धर्म ग्रंथ अगर हमारी अपनी खुद की भाषा में होता है तो हम उसे पढ़कर उसमें लिखी हुई बातों को समझ पाते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई और हमें इंटरप्रेट करके दे तो वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। यही सेम चीज़ थी कि विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाया, जिससे लोग अपनी भाषा में बाइबल को, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें और अपने धर्म के बारे में जाने, ना कि दूसरों के माध्यम से उस इंटरप्रिटेशन को सुने। एंड जो विक्लीफ को कहा जाता है द रिफॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ में सुधार लाना। विक्लीफ एटलीस्ट ट्राइड टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन चर्च में, यानी कि पूजा स्थलों में उसने रिफॉर्मेशन लाने का प्रयास जो है वो किया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया। विक्लीफ वॉज द ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल, द फर्स्ट विक्लीफ ने बाइबल को सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेट किया। उसके बाद तो बाइबल के ट्रांसलेशन होते रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि बाइबल का ट्रांसलेशन होता है, मगर क्यों होता है वो इसलिए क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ को दूसरे के द्वारा इंटरप्रेट नहीं करो, बल्कि खुद पढ़कर जानो कि आखिर उसके अंदर लिखा क्या है। तो ये हुआ हमारा चौसर की एज के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा मैं चौसर के बारे में, एक दो उसके वर्क के बारे में और जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है उसके बारे में आपको कल बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको चौसर के थोड़े से वर्क्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ तक देख लीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जेफ्रे चौसर। बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी एज को रिप्रेजेंट करना। जेफ्रे चौसर, जिसे ड्राइडन ने कहा था द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जॉन चौसर, जो कि चौसर के पिता थे, वो एक विंटनर यानी कि शराब का, वाइन का काम किया करते थे। इसके अलावा वो एडवर्ड थर्ड के बटलर भी थे। ये उस समय की प्रथा थी कि जो दरबार में काम किया करते थे उनके बच्चों को राजकुमारों के साथ ही वही शिक्षा दीक्षा मिलती थी जो राजकुमारों को मिलती थी। इसीलिए चौसर लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश सभी भाषाओं में जो है वो दक्षता उसने हासिल करी। चौसर के पीरियड को, चौसर के करियर को हम 3 पीरियड्स में बांटते हैं, द फ्रेंच पीरियड, द इटालियन पीरियड एंड द इंग्लिश पीरियड। इन पीरियड्स में चौसर ने कौन कौन से वर्क्स लिखे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जेफ्रे चौसर 1340 मानते हैं, लेकिन शायद चौसर का जन्म 1342-43 के बीच में किसी समय हुआ है। ये किसी को नहीं पता कि कब है। तो 1340 से 43 में लिख देती हूँ, एंड 1400 में उसकी डेथ हुई। मानते हैं कि 60। और चौसर के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, जेफ्रे चौसर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब आप सोच रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले एडवर्ड थर्ड के बारे में और चौसर से के समय में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या परिस्थितियाँ थीं, वो सारी टर्बुलेंट स्थितियाँ मैंने आपको बताई। तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले जो चौसर का वर्क मैं ले रही हूँ वो है, ये उसका रोमन पीरियड का वर्क है और इस वर्क का नाम है द बुक ऑफ डचेस।
हालांकि स्पेलिंग वैसे इसमें डिफरेंट है। द बुक ऑफ डचेस ये 1869 से 70 के बीच में लिखी गई है। इट इज़ एन एलिजी, एलिजी मतलब होता है शोक गीत। इट इज़ एन एलिजी फॉर ब्लांचे, a Duchess of Lancaster। देखिए, द बुक ऑफ डचेस जो लिखी है 1869 से 70, ये एक एलिजी है ब्लांचे डचेस ऑफ लैंकेस्टर के बारे में, जो जॉन ऑफ गॉन्ट की उसने लिखवाई। ये एक एलिजी जो है उसको समर्पित करते हुए उसने लिखी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। चौसर की जब शुरुआत करी थी उसने अपने करियर की, और तो उसमें जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है द बुक ऑफ डचेस, जिसमें उसने ब्लांचे की मृत्यु के, जिसे कहते हैं कि प्लेग के दौरान जो है वो प्लेग की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसे श्रद्धांजलि देते हुए उसने ये बुक लिखी है द बुक ऑफ डचेस। तो पहला इम्पॉर्टेंट वर्क तो ये है। हालांकि मैं इसमें सीक्वेंशली चलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं पहले इम्पॉर्टेंट वर्क्स ले रही हूँ, तो मैं इसमें आपको इसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो मैं करवा रही हूँ। देखिए, द नेक्स्ट वर्क जो मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट वर्क करा रही हूँ वो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। ये एक इट्स अ नैरेटिव पोएम जो ट्रोजन वॉर पर आधारित है। इट्स अ नैरेटिव पोएम जो कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की कहानी जो है वो बताती है। ये एक नैरेटिव पोएम है, इसके बारे में मैं लिख रही हूँ। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड by the consolation of philosophy। और इसका जो प्लॉट है मैं यहां लिख रही हूं। चौसर ने took some plot from Boccaccio's फिलोस्ट्रेटो। देखिए, चौसर के अभी मैंने दो ही वर्क्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। पहला जो है उसका द बुक ऑफ डचेस, जो कि उसने ब्लांचे डचेस ऑफ लैंकेस्टर के लिए लिखा था, एलिजी लिखी थी। ट्रोइलस एंड क्रेसिडे जो कि आधारित है ट्रोजन वॉर पे, मतलब ट्रोजन वॉर तो उसकी बैकग्राउंड है, कहानी है, एक दुखद कहानी है। ट्रोइलस और क्रेसिडे एक रोमांस है, ये जिसे कह सकते हैं अर्लियस्ट भाई। ये आप जानते हैं उस समय फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था जो राइटिंग्स थी उसमें। ये जो है अर्लियर एक इसमें नॉवल के क्वालिटीज़, एक फिक्शन की क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। और ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के दुखद स्टोरी को बताती हुई है। इसमें प्लॉट जो लिया है कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी से प्रभावित है। इसके अलावा जो इटालियन राइटर बोकैचियो है, आपने बोकैचियो का डेकामेरॉन वगैरह के बारे में सुना होगा। ये बोकैचियो के फिलोस्ट्रेटो से भी इसकी कहानी जो है वो ली गई है। अब इसके आगे के जो वर्क्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। कैंटरबरी टेल्स जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से एक है। अब सबसे पहले इसमें देखिए, द बुक ऑफ डचेस फ्रेंच पीरियड के बारे में बताता है।
और अब जो है मैं आपको इसके नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके बारे में और बताऊंगी, बाकी का मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बताती हूँ। देखिए, अब मैं जो चौसर का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वर्क है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रोलॉग ये बताता है कि चौसर जो है ना वो प्यार के देवता और उनकी क्वीन एल्सेस्टे के द्वारा डांटा जाता है। चौसर को डांटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चौसर को क्यों डांट पड़ती है, तो इसमें एल्सेस्टे कहती है कि तुम ट्रायलस एंड क्रेसिडा जैसी स्टोरीज लिखकर औरतों की एक अलग ही साइड दिखाते हो, तो क्यों ना तुम एक ऐसा वर्क लिखो जिसमें औरतों की अच्छी साइड को दिखाओ। तो चौसर ने लेजेंड ऑफ गुड वीमेन के प्रोलोग में ये चीज़ जो है वो बताई है कि वर्च्यू ऑफ वीमेन एंड देयर गुड डीड्स। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। अब इसके प्रोलोग के बारे में मैं लिख रही हूँ। प्रोलोग, द प्रोलोग डिस्क्राइब्स how Chaucer is reprimanded by God of love and his queen Alceste she demands from Chaucer to write about noble women and their good deeds। तो ये मैंने चौसर के कुछ वर्क्स आपको बताए। मैं फिर कह रही हूँ, चौसर के कुछ वर्क्स मैंने आपको बताए हैं और बाकी चौसर को कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि एक ही लेक्चर में एक इतना बड़ा पीरियड कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आप लोगों को इसका 4th पार्ट कल लेकर आऊँगी। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा लंबा और कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के लेक्चर में।